आज पेश होने वाले बजट को लेकर करेंगे। आज पेश होगा राजस्थान का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज पेश करेंगी प्रदेश का बजट। विधानसभा में डिप्टी सीएम 11 बजे से बजट जो है पेश करना शुरू करने वाली हैं। कुल मिलाकर राज्य के युवाओं को, राज्य के जो तमाम बिजनेस वर्ग से जुड़े लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, महिलाएं हैं, सभी वर्गों को खासी उम्मीदें इस बजट से है। इससे पहले दिया कुमारी ने मंगलवार को बजट को अंतिम रूप दे दिया था। बजट में किसानों को मजबूत करने पर खासा फोकस रहने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा नए एक्सप्रेसवे और कनेक्टिंग रोड्स को लेकर भी बड़ी घोषणा भजनलाल सरकार कर सकती है। राजस्थान लोक नृत्य केंद्र की स्थापना संभव मानी जा रही है। वहीं पर्यटन क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं संभव हैं। टूरिज्म सेक्टर के लिए लगातार आपने देखा कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी बीते कुछ महीनों में लगातार बहुत ज़्यादा प्राथमिकता से इस सेक्टर को लेती हुई नजर आई। इसके अलावा पशु चिकित्सा उपकेंद्र की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। तो आज राजस्थान का वित्त वर्ष 2025-26 का जब बजट आप सबके सामने पेश होगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भजनलाल सरकार की प्रायोरिटी क्या रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रहती है या फिर भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई बड़ी घोषणा आज भजनलाल सरकार कर सकती है क्या? क्योंकि युवाओं को काफी उम्मीदें हैं कि आज कई सारी नौकरियों की घोषणा हो सकती है। आज 11 बजे राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा। सभी की नजरें लगातार बनी हुई हैं। तमाम युवा, तमाम किसान, तमाम व्यवसाय, जो लोग लगातार बजट का इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और आज 11 बजे राजस्थान का बजट जो है पेश होगा। और बजट को लेकर चूंकि पहले से कई सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं तो इस पर चर्चा हम भी शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं विपिन भारद्वाज जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ राजेश कटारा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए चर्चा शुरू कर देते हैं और मैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी से ही पहला सवाल कर लेती हूँ। सर, बजट पेश होने वाला है, उससे पहले हम अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को बता रहे थे कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आज होने जा रही है टीकाराम जूली की अध्यक्षता में और आप लोग आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बजट को लेकर, जब बजट पेश होगा उसे लेकर क्या चर्चा कांग्रेस पार्टी की चल रही है? बजट से क्या उम्मीदें आप लोगों को? चित्रा जी नमस्कार। देखिए, बजट जो पिछली बार इन्होंने जो पेश किया था उसमें बहुत सारी खामियां और बहुत जो घोषणाएं इन्होंने करी थी वो घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। चाहे वो ट्रांसपोर्ट से लेकर के हो, पिछली बार इन्होंने घोषणा की थी 1000 बसें और नई लगाई जाएंगी। जयपुर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी कराया जाएगा। चाहे किसानों के लिए हो, डीएपी खाद तक नहीं मिल रहा किसानों के लिए, चाहे युवाओं के लिए हो, जो इन्होंने नौकरियों को वादा किया था वो नौकरी नहीं दे पाए, एक भी विज्ञप्ति नहीं निकाल पाए। जो भी इन्होंने नौकरियाँ दी वो नौकरियाँ सारी की सारी कांग्रेस शासन की विज्ञप्ति में थी। कई तरह ना किसानों को, ना युवाओं को, ना जैसे किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली की फ्री की बात कांग्रेस सरकार की चल रही थी, वो भी ठंडे बस्ते में ही पड़ी हुई है। और कई तरह की ऐसी योजना है जो सरकार पूरी नहीं कर पाई। चाहे रोडों की ग्रीन कॉरिडोर की एक योजना हो, इन्होंने कहा था मुख्यमंत्री भजनलाल जी गिरिराज जी जाते हैं, गिरिराज जी से उज्जैन के लिए कोई बड़ा कॉरिडोर बनाने वाले थे और उस पर कोई ना डीपीआर बनी, ना कोई चर्चा हुई, ना ईआरसीपी पे 4 महीने में डीपीआर बनाने की बात थी, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो आगे से हम चाहते हैं, जनता ने जो इनसे उम्मीद की और जनता ने इनको जो जितना समर्थन दिया है उस समर्थन के हिसाब से जो घोषणाएं करें वो धरातल पर पूरी उतरे। जी, आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो घोषणाएं की वो घोषणाएं इन्होंने पूरी नहीं की, जबकि सरकार ये दावा करती है कि 80% काम तो हम लोगों ने प्रदेश में किए हैं और बाकी काम भी धरातल पर पूरे करने की पिछले बजट की पूरी कोशिश हो रही है। बहरहाल, अब आने वाले बजट को लेकर उम्मीद तो हम यही करेंगे कि देखिए, प्रदेश में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, विदेशी इन्वेस्टमेंट आए, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या इस बार के बजट से ये उम्मीदें विपिन जी हम रखें कि जो भजनलाल सरकार है, चूंकि इन्वेस्टमेंट की लगातार पूरे साल चर्चा करती रही है, तो उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रोड्स के एक्सपेंशन को लेकर, हाईवेज को लेकर, मेट्रो एक्सपेंशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब बजट की बात आती है तो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो जो 35 लाख करोड़ के एमओयूज जो भी राइजिंग राजस्थान में साइन करवाए गए हैं, ठीक है, उनके ऊपर भजनलाल सरकार ने वैसे काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब ये देखा जाना चाहिए कि कितनी स्पीड से और क्या वो पूरे 35 लाख करोड़ को धरातल पर ला पाएंगे क्या, क्योंकि वसुंधरा राजे के समय में भी जितने एमओयू साइन हुए थे उसका सिर्फ 10% आ पाया था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि राजस्थान जो है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उसमें 7th रिचेस्ट स्टेट में आता है, 7वें नंबर का सबसे अमीर राज्य है राजस्थान भारत में जितने भी स्टेट्स है, ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ जीएसडीपी एंड जीडीपी पर कैपिटा। राजस्थान में भी फिर और अपन थोड़ा अंदर जाए तो जो सबसे अमीर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जयपुर और बाड़मेर आता है। जयपुर आता है जीएसडीपी के हिसाब से और बाड़मेर आता है, ठीक है, जीडी पर कैपिटा इनकम, क्योंकि बाड़मेर में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ने से वहाँ ठीक है वो जमीनों के भाव बढ़ गए। लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का क्या, उनको क्या मिल रहा है, ये चीज यहाँ पर देखने लायक होगी। और दूसरी चीज 2024 की जो पॉलिसी आई भजनलाल जी ने ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट की जो विशेषता है, चाहे वो वहाँ पर खेती के हिसाब से उगाया जा रहा हो या मैन्युफैक्चरिंग में उसकी पैदा वहाँ पर की जा रही हो, तो उसके क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री की जाएगी। देखिए मैं चाइना की जब इकोनॉमिक्स की जब स्टडी कर रहा था तो दिस इज व्हाट आई फाउंड कि चाइना में क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री होती है। आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाते जाइए वो एक ही इंडस्ट्री आती रहती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं बिकते। तो उसी के सेम उसी तर्ज पे उसी के सिमिलर थीम पे ये ODOP लाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो जयपुर की बात करिए तो ब्लू पॉटरी हो गया, यहाँ पे भरतपुर की बात करिए तो वहाँ का हनी हो गया, बाड़मेर की बात करिए तो पोमीग्रेनेट। तो इस तरह से हर वन डिस्ट्रिक्ट, तो इन्हें लेकर सरकार क्या खास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करती है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे युवाओं की। मैं युवाओं पर आ जाती हूँ अब, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या रोज़गार की बात हो रही है तो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया की भी बात होनी चाहिए। और यहाँ पर कई युवाओं से जब हमने बातचीत की तो उनका यही रिएक्शन था कि राजस्थान में कई डिपार्टमेंट्स में खाली पड़े हुए हैं, रिक्त पद पड़े हुए हैं, और बीती सरकार ने जो करना था वो किया, लेकिन अब नई सरकार से उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख भर्ती की घोषणा हो सकती है। तो क्या ये घोषणा आज हम माने कि आज दिया कुमारी करने वाली हैं? देखिए लास्ट टाइम जो बजट आया था वो अंतरिम बजट था, इस बार ये पूर्ण बजट आ रहा है, तो इसमें उम्मीद की जा सकती है, कि भर्ती प्रक्रिया पर भी इस पे भी कुछ घोषणाएं हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एज एन जो मेरा डिटेल रिसर्च रहा है कि आप भाई गवर्नमेंट जॉब्स कितनी होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, स्टेट्स और राजस्थान गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जॉब्स को ऐड किया जाए तो 2.5 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स होती है। इंडिया की पॉपुलेशन आज है 145 करोड़ एस्टिमेटेड। अब 145 करोड़ में से 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियां, बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ आना ही पड़ेगा। पहली चीज ये, ठीक है, 5-6 सालों में जो एक विचारधारा पैदा हुई है कि अंबानी अडानी को गाली देना या कैपिटलिज्म को गाली देना है, वो लोग गलत हैं, वो लोग दूरदर्शी नहीं है। आप जो पारंपरिक आपके वे ऑफ अर्निंग है, ठीक है, कोई पुजारी है पूजा करता है कितना कमा पा रहा है, किसान है खेती करता है कितना कमा रहा है, आपको कैपिटलिज्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये देखिए ये हो गया कैपिटलिज्म या प्राइवेट जॉब्स एक अलग विषय हो गया। अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करना भी सरकार का ही रोल है। मैं यहाँ पर मुख्य तौर पर कटारा साहब भर्ती प्रक्रिया जो सरकारी नौकरियां हैं उनका इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि बेशक का जो ऑलरेडी वैकेंसीज हैं लिमिटेड ही हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन वो भी खाली पड़े हुए हों अगर पद, तो ये बड़ा अफसोसजनक हो जाता है। तो यहाँ पर सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो एटलीस्ट रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए जो तमाम युवा हैं जो कई वर्षों से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है और करनी भी चाहिए। बिल्कुल देखो, बड़ी घोषणा करनी चाहिए। युवा इनकी तरफ देख रहे हैं। आप देखिए पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुआ था कि बीएड 1 साल की होती थी जिसको 2 साल में कर दिया, जबकि ये इतने बड़े बड़े कोर्स हैं कि साल भर से पहले भी किए जा सकते हैं, परंतु ये नौकरी ना देने के बहाने ढूंढते हैं। हर जगह 1 साल को 2 साल कर रहे हैं। युवा इनकी तरफ देख रहे हैं। अभी हमारे साथी बता रहे थे अडानी अंबानी को गाली देने वाली बात। अडानी अंबानी के लिए आपको पता है कितनी सरकार उनके लिए उदार रहती है, कितने कर्ज उनके माफ़ करती है, सारी चीज़ें उनके लिए दी जा रही हैं। क्या देश में 2-3 लोग इस देश को चलाएंगे और लोग इस देश में नहीं है? चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे भंडारण हो, इस तरह की सारी चीज़ें उनको दी जा रही हैं। सबके लिए दीजिए, उनके कर्ज की देखिए। सरकार स्पेशल इस पर बिल लाई थी
कि उनके कर्ज की कोई सीमा नहीं बताई जाएगी, उन्होंने कितना कर्ज लिया और कितना उनका माफ किया। आज किसान का कर्ज 10,000 रुपए पर उसकी जमीन नीलाम हो जाती है, वो करोड़ों रुपए का लोन उनका माफ हो जाता है, सरकार उनकी पक्षधर भी और होती है, सरकार उनकी तरफ से पैर भी करती है। आज किसान की क्या गलती है? आज क्रेडिट कार्ड वो 10,000 रुपए का लोन ले रहा है, अगर वो नहीं चुका पाता तो उसमें पेनल्टियां लगाई जाती हैं, इनकी पेनल्टियां माफ की जाती हैं। लेकिन जब गहलोत साहब को राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाना होता है तब बैठकें अडानी जी के साथ गहलोत साहब भी तो करते ही हैं। तो हम बार बार किसी पर्टिकुलर नाम को लेकर टारगेट करें किसी सरकार को और फिर खुद भी वही काम करें, ये भी सही नहीं होता। आज हम फिलहाल विषय बजट का है तो बजट पर ही रहते हैं और बजट में भर्ती प्रक्रिया की मैं बात कर रही हूँ। युवाओं को वैसे अगर भाजपा सरकार का हम जिक्र करें तो एक हमेशा से इनकी पॉलिसी रहती है कटारा जी कि नौकरी के संबंध में बातचीत करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये बातचीत करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, लोन की जो प्रक्रिया रहती हैं उनमें ईजी लोन उन्हें मिले, इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इसे लेकर आपका क्या रुख है कि भजनलाल सरकार घोषणाएं कर सकती है, तो इस पर आपका क्या रुख रहेगा कि हाँ अगर 1 लाख नौकरी की भर्ती हो जाती है तो क्या सेटिस्फाई होगा ये? देखिए, घोषणा तो पहले भी करी थी, उन घोषणाओं का क्या हुआ? घोषणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, घोषणा आप करिए, परंतु घोषणाओं को आप जमीनी स्तर पर भी उतारिए। जमीनी स्तर पर घोषणाएं उतरनी चाहिए, जनता एक ठगी महसूस ना करे, युवा एक ठगा महसूस ना करे, किसान एक ठगा महसूस ना करे। सारे समुदाय को इन्होंने सबको शिकायतें हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सबको इनसे शिकायतें। किसी की भावनाओं पर अभी तक तो ये खरे नहीं उतरे, परंतु आगे हम उम्मीद करते हैं कि जनता या किसानों की सबकी भावनाओं पर खरे उतरे और घोषणा वो करें, वो कम से कम पूरी करें। ठीक है। अब राजेश जी, आप अलग अलग वर्गों की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बजट से पहले ही उनकी कोशिश ये रही कि सभी वर्गों को सुन के, उनकी आवश्यकताओं को सुन के और फिर बजट बने। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने विपिन जी अलग अलग वर्गों के साथ बैठ के, चाहे महिला वर्ग हो, युवा हो, चाहे व्यवसायी हो या फिर नौकरी पेशा लोग हों, शिक्षक हो या फिर डॉक्टर्स हों, सभी के साथ बैठकर बात की। तो हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि बहुत माइन्यूट लेवल पर भी ध्यान दिया गया होगा शायद बजट बनाते समय, क्योंकि बहुत लंबा संवाद चला, कई दिनों तक संवाद चला। अभी फिलहाल इस बजट में अलग अलग सेक्टर्स का मैं जिक्र करूं तो सबसे ज़्यादा जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा रहेगा, राजस्थान सरकार का टूरिज्म को लेकर ज़्यादा रहेगा, मेट्रो के एक्सपेंशन को लेकर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर हमारी जो कैपिटल है जयपुर, हम अगर और अन्य मेट्रो सिटीज़ से कंपेयर करें तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ तब वहाँ पर फील करते हैं। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मेट्रो 10-12 सालों से उसी फेज पर अटका हुआ है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हाईवेज की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो स्टेट गवर्नमेंट बार बार ये कहती रही है कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, आपके सारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो कुछ इस डबल इंजन सरकार का बजट का असर पड़ेगा? भजनलाल सरकार आज इस स्थिति में है कि बड़े बड़े घोषणा आज करेंगे, क्या उन्हें धरातल पर उतार पाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं? जी हाँ नंदिनी मैम, मैं सबसे पहले आई डू कम्प्लीटली एग्री विद योर थिंग कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर अपन जयपुर से ही शुरुआत करते हैं तो 2007 में वसुंधरा राजे जी महिंद्रा सेज एरिया इन्होंने किया था, जो महिंद्रा ग्रुप और राजस्थान के रिको के बीच में एक जॉइंट वेंचर था। वो 3000 एकड़ में फैली हुई जमीन है, आज तक उसमें सड़कें नहीं बन पाई है ढंग से, ठीक है। वहां पर आज भी 80 से ज्यादा डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो आप देखिए कितने युवाओं को वहां रोजगार मिलेगा अगर उस एरिया को प्रॉपर्ली डेवलप किया जाता है। उस जिस मकसद से 2007 में, आज के 15 साल, लगभग 15 साल पहले उसकी शुरुआत की गई थी, हम उसको अमली जामा नहीं पहना पाए हैं। तो यहाँ पर लाना ही पड़ेगा भजनलाल जी को कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है। आप देखिए, रिंग रोड की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की आपने बात करी, उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करना चाह रहा हूँ। रिंग रोड की बात कर रहे हैं, रिंग रोड सिर्फ जयपुर ही नहीं, आजकल लगभग सब बड़े शहरों में रिंग रोड का कॉन्सेप्ट आने लगा है। रिंग रोड के आसपास जैसे जैसे रिंग रोड पूरा गोल घूमती है तो उसके किनारे पे, उसके मुहाने पे वेयर हाउस इंडस्ट्री आती है, ठीक है, गोडाउन आते हैं बड़े बड़े। वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा देने की मांग पुरजोर की जा रही है। इस पर भी भजनलाल सरकार को, जहां तक मुझे उम्मीद है, कुछ ना कुछ इस पे आने वाला है, ठीक है। वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा देने, बात रिंग रोड की नहीं, रिंग रोड के बाहर जयपुर में रेलवे रिंग ट्रैक आएगा, ठीक है, वहां के उसके किनारे में फिर से वेयर हाउसेज आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप है जहां पे युवाओं को बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स की आप बात करते हो, ठीक है, 1 लाख 4 लाख ये घोषणाएं कर रहे हैं, कितनी वो लोग जनरेट कर पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन युवाओं को
प्राइवेटाइजेशन की तरफ, जिससे जो जॉब्स उत्पन्न हो रही है उनका फायदा उठाना चाहिए और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा चीज मैं मानता हूँ जो 3000 एकड़ में फैला हुआ महिंद्रा सेज एरिया और ये जो वेयर हाउस, अब महिंद्रा सेज एरिया हो या फिर तमाम जो इंडस्ट्रियल एरियाज हो जो डेवलप होने चाहिए थे जिस तरीके से, उस तरीके से नहीं हो पाए। हम तो जयपुर के ही कई इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करेंगे। तो जब कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी को ब्लेम करते हैं तो इन्हें तो 1 साल ही हुआ है, लास्ट 5 सालों में जो आपका दायित्व था वो आप भी पूरा नहीं कर पाए। धरातल पर हर सरकार को अपने कार्य करने चाहिए, लेकिन हम क्यों पिछड़ जाते हैं कई अन्य राज्यों से कुछ बिंदुओं पर। ये वाकई सोचने का विषय है कि जैसे और मेट्रो सिटीज डेवलप हुई वैसे हम क्यों डेवलप नहीं हो पाए। ये तो बीती सरकारों से पूछना बनता ही है। लेकिन अब आने वाला विजन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सरकार है भजनलाल सरकार कटारा जी, जब से आई है तो भजनलाल सरकार ने पूरे 1 साल में इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर बहुत ज़्यादा कोशिशें करी। विदेशों में गए सीएम भजनलाल शर्मा, फिर उसके बाद समिट हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो आपको वैसा माहौल भी क्रिएट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम ऐसी उम्मीद भजनलाल सरकार से करें इस बार कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, रोड एक्सपेंशन के नाम पर, मेट्रो एक्सपेंशन के नाम पर अगर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं तो कांग्रेस भी उनका स्वागत करेगी। वाकई डेवलपमेंट की ज़रूरत है राजस्थान को और होना भी चाहिए। देखिए, स्वागत तो कांग्रेस करेगी, सारी जनता करेगी, परंतु घोषणा ही ना हो। आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, कितने स्कूल खुले थे और कितने स्कूल बंद हो गए, कितने बच्चों के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उसमें कितने % एडमिशन कम हुए। चिकित्सा की बात करें, कितने हर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक बनाने की बात थी, वो आज तक धरातल पर नहीं उतरी। द्रव्यवती नदी की बात करें, द्रव्यवती नदी पर कोई कॉरिडोर बनाने वाली बात थी, वो भी आज तक नहीं उतरी। घोषणाएं कर देते हैं परंतु उनको घोषणा करके भूल जाते हैं, आगे नई घोषणाएं आ जाती हैं। अब इनकी डबल इंजन की सरकार है। हमारी सरकार में तो फिर भी जीएसटी का पैसा टाइम से नहीं मिलता था, इनको तो पैसा ही बहुत ज़्यादा मिलता है, फिर भी ये पूरा नहीं कर पा रहे। चाहे किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, सबके काम करना पड़ेगा इनको धरातल पर। घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। अब पिछली बार चलो साल भर मानते हैं, इस बार ऐसी घोषणाएं करें जो धरातल पर उतरे। क्या किया जाना चाहिए, मतलब आपका विजन क्या है? चलिए विपक्ष में आप लोग हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश को किस तरह के बजट की जरूरत है, क्या होना चाहिए, कांग्रेस की क्या राय है इस पर? देखिए, किसानों की एक सुनिश्चित करें, किसानों की जो खरीद करते हैं फसल को उसको भी सुनिश्चित करें कि बाजरा की खरीदी नहीं हो पाई, एमएसपी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बिल्कुल एमएसपी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और जो जिस तरह के जो कई लोगों को मृत मान लेते हैं उनको पेंशन नहीं दी जा रही, वृद्धावस्था पेंशन नहीं जा रही, पोर्टल नहीं खोला जा रहा। अभी कल परसों गेहूं की बात हो रही थी, गेहूं उठता है राशन की वहां से स्टोर से और राशन की दुकान तक हजारों कुंटल गेहूं गायब हो जाता है रास्ते में। ये आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सब लोगों ने सुना और देखा भी। तो चीजें आगे से आए और वो जनता तक पहुंचे। जी। नमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरी बातचीत हुई तो राजेश जी कह रहे हैं कि देखिए घोषणाएं तो सरकार करती है, घोषणा तो पिछली बार भी की थी, लेकिन आप लोग अपनी घोषणाओं को धरातल पर उतार नहीं पाते। और इस बार का जो बजट है हर कोई उम्मीद कर रहा है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं आप करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टमेंट आए तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारा डेवलपमेंट अभी होना बाकी है। तो इस सरकार से उम्मीद यही कर रही है जनता कि आप लोग करेंगे वो काम, लेकिन आप लोग धरातल पर नहीं उतार पाते हैं अपनी घोषणाओं को, उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, आज का दिन जो है राजस्थान का वो दिन है जहां राजस्थान का पूरे अगले 1 साल का बजट पेश होने वाला है। जी, राजस्थान को वो सब नई सौगातें मिलने वाली है जो राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, जिसका सपना हम हर राजस्थानी देखते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हमारा मकसद ये होता है कि राजस्थान और प्रदेश ही ने हमारा देश नई उन्नति करे। इसी को लेकर आज हमारी जो मुख्यमंत्री है जो दिया कुमारी जी, वो बजट पेश करने वाली है। जो पिछले वर्ष हमने बजट पेश किया था वो हमने पूरा धरातल पर उतारा है। हम केवल घोषणाएं नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणाएं करती है उनको धरातल पर उतारती है, वो काम करती है, एक विजन लेकर चलती है कि हम इस विजन पर काम करेंगे, ये हमारे मुद्दे होंगे, हम ये योजनाएं बनाएंगे। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, वंचित वर्ग हो, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए एक अलग से बजट बनाया जाता है। किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो सड़क को लेकर हो। देखिए, आप सड़कों की बात कर रहे थे मेरे मित्र कि सड़कें पिछले 5 साल में गड्ढे पैदा हो गए थे, गड्ढे थे पूरे राजस्थान में। ये हालत हो गए थे कि कहीं सड़क का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। वो हमने किया 1 साल में, उन गड्ढों को
पार्ट करके नई सड़कें बनाई गई, नया बजट दिया गया था और उसको लेकर हम पूरी तरह जितना बजट दिया गया, जितने 1000 करोड़ का बजट दिया गया, हमने पूरा किया। रोजगार की बात करें, हम रोजगार को लेकर हमने एक नया जो किया, राइजिंग राजस्थान, वो 5वें वर्ष में होता था किसी भी सरकार नमित जी, में। क्या रोजगार की बात कर रहे हैं आप? मैं तो भर्ती परीक्षाओं की बात कर लेती हूँ। 1 लाख पदों की घोषणा क्या कर सकते हैं आज आप? जी, क्योंकि बिल्कुल। युवा तो यही उम्मीदें कर रहे हैं कि कम से कम 1 लाख पद की घोषणा हो, क्योंकि ऑलरेडी कई डिपार्टमेंट्स में कई पद खाली पड़े हुए हैं और बहुत हायर लेवल की जॉब्स की बात तो युवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कम से कम शिक्षकों के लिए और बैंक्स के लिए आपको घोषणाएं करनी चाहिए अब। जी बिल्कुल, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने घोषणा की थी, कैलेंडर भी जारी किया है 1 लाख भर्तियों का, वो हम भर्तियां जारी करेंगे और आज वो मिलने वाला है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, 1 लाख भर्तियां तो सरकारी है, इसके अलावा हम लाखों जो रोजगार है वो प्राइवेट सेक्टर में पैदा करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने राइजिंग राजस्थान किया। और आप देखिए कि नित्य नए आपके खुद के समाचार चैनल के माध्यम से पता चलता है कि आज ये समिट आ रहा है, आज ये कंपनियां बाहर से आ रही है। आप देखो आईफा अवार्ड जो जयपुर में होने जा रहा है वो भी इसी के तहत हो रहा है। एक ऐसा नहीं है कि आईफा अवार्ड अपने आप जयपुर आ गया हो, एक पॉलिसी बनाई गई किस तरह से हम मनोरंजन के क्षेत्र में भी युवाओं को, जो हमारे राजस्थान के जो युवा है वो, और जो हमारी इंडस्ट्री है, पर्यटन राजस्थान का इतना अच्छा है, लेकिन पर्यटन और बॉलीवुड और जो मनोरंजन का था वो उसका मिक्सअप नहीं था। हमने उसको एक मंच पर ला रहे हैं, तीनों को एक मंच पर ले आएंगे तो देखिए राजस्थान में कितना टूरिज्म आएगा, कितने लोगों को नया रोजगार मिलेगा। जो हमारी पहचान है, जो हमारी विरासत है, जिसकी हम बात करते हैं, किले हैं, जो हमारे आप देखिए थार है, जैसलमेर पहले नाम नहीं था, जैसलमेर का इतना बड़ा, ठीक है, तो उन्हें लेकर किस तरह की आप कह रहे हैं टूरिज्म सेक्टर के लिए हम बड़ा बजट लेकर आएंगे, तो टूरिज्म सेक्टर में किस तरह का बजट होगा, किस तरह का डेवलपमेंट होगा, क्या नए कॉरिडोर्स की घोषणा हो सकती है, क्या खास आप जयपुर के लिए, उदयपुर के लिए, जैसलमेर के लिए, इनके लिए क्या खास करने वाले? ये भी एक अभी फिलहाल देखिए बजट 11 बजे पेश होगा, लेकिन उससे पहले कंफ्यूजिंग स्टेट नजर आ रहा है कि मतलब प्रायोरिटी क्या है। अभी 1 साल में भजनलाल सरकार की प्रायोरिटी क्लियरली समझ नहीं आ रही है। जी देखिए, आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में हम जो देना चाह रहे हैं, आपने कहा कॉरिडोर कौन सा बना रहे हैं, धार्मिक कॉरिडोर की तो हम बात करते हैं, जैसे खाटू श्याम जी के कॉरिडोर की हमने बात करी। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन के अलावा जो हमारा पर्यटन है, जैसे मान लो आज आमेर किला है, या जो रूरल क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर टूटे टूटे किले हैं, उनका किस तरह से जीर्णोद्धार हो सकता है, हम उसको किस तरह से नई पहचान दे सकते हैं, विश्व के पटल पर रख सकते हैं, उसको लेकर बजट जारी किया जाएगा। और जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो नृत्य करते हैं, जो हमारा राजस्थानी लोक नृत्य है, उनको किस तरह से हम बजट दे पाते हैं, किस तरह से उनको मुख्य धारा में ला सकते हैं, उनकी पहचान को विश्व के ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर प्रायोरिटी है और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रायोरिटी रहेगा। मेट्रो के एक्सपेंशन पर बड़ी घोषणा हो सकती है, मेट्रो फेज 2 की घोषणा हो सकती है, 1 लाख भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज बजट में दिखेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बेशक लगातार ये कह रहे हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं, धरातल पर आपका काम दिखना चाहिए। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि 80 से 90% काम हमने ऑलरेडी, आऊंगी नमित जी, ऑलरेडी किया है। अब एक बार फिर से मैं विपिन भारद्वाज जी का ही रुख कर लेती हूँ। विपिन जी, आपसे जब मैंने पहले बात करी, आपने बोला कि देखिए बड़ी बातें, बड़ी घोषणाएं भी हो जाती हैं, लेकिन बाद में जो उनकी स्थिति रहती है घोषणाओं की, वो बड़ी खराब रहती है। महिंद्रा सेज रोड का आप जिक्र कर रहे थे, वसुंधरा सरकार में ये प्रोजेक्ट आया, लेकिन आज जो स्थिति है वहां पर प्रॉपरली सड़कें भी नहीं बन रही। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो बहुत उम्मीद के साथ वहां पर डेवलप होंगे ऐसा कहकर शुरुआत हुई, लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन अब सर वो स्कोप नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास अब मौका नहीं है। इन्होंने पहले साल में एक बड़ी चुनौती स्वीकार की, समिट ऑर्गेनाइज किया, अब हिसाब पूरे अगले 4 सालों में तो मांगा जाएगा कि साहब आपने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, डेवलपमेंट की बात की थी, क्या हुआ। तो इसीलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज के इस बजट में उसका असर भी जरूर देखने को मिलेगा। बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसलिए कर रही हूँ, रोड एक्सपेंशन, स्टेट हाईवेज और अलग अलग क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान का हम जिक्र करें तो अलग अलग क्षेत्रों को लेकर भी कुछ ना कुछ सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। पूर्वी राजस्थान की अगर आप बात कर रहे हैं मैम, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सोलार हब, राजस्थान के पास वो चीज़ है जो भारत के किसी भी राज्य के पास नहीं है। ठीक है, अपने पास थार डेजर्ट है, सोलार हब है राजस्थान। ठीक है, उसका पूरा समुचित उपयोग या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। आगे बात आती है ड्राई पोर्ट स्कीम। नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने इसका बजट भी बढ़ाया था।
ड्राई पोर्ट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है और इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है जो इस खाई को पाटना जरूरी है, क्योंकि आज भी 95% ऑफ वॉल्यूम एंड 75% बाय वैल्यू जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो भारत के उन 9 राज्यों से होता है जिनके पास समुद्री तट है। महाराष्ट्र, आंध्रा, केरला, ठीक है, जितने भी 9 राज्य हैं जिनके पास समुद्री तट है, 95% बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय वैल्यू जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से हो रहा है। तो राजस्थान के पास बहुत बड़ा स्कोप है आज भी, ठीक है। भारत 2030 तक इट इज गोइंग टू बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी $7 ट्रिलियन के साथ, लेकिन राजस्थान उसमें भारत की जीडीपी में सिर्फ 5% कंट्रीब्यूशन करता है। आप अपनी बात हुई कि ठीक है महिंद्रा से एरिया को डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन यहां पर पूर्वी राजस्थान की तरफ जाइए, सोलार हब है, वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। सोलार हब में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू राइजिंग राजस्थान में, उसमें 3.5 लाख करोड़ के एमओयू सोलार इंडस्ट्री के लिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि अगर पश्चिमी राजस्थान, हाँ ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में इस तरह जो लेकिन ये भी सुनिश्चित सरकार को ही करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था की हम बात करें, पुलिस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती की घोषणाएं होनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी तभी तो यहाँ पर निडर होकर इन्वेस्टर्स आएंगे। अब आप देखिए कई बार खबरें इस तरीके की आती हैं जो बड़ा निराश करती हैं। कई बार नेताओं की गुंडागर्दी की खबरें आती हैं। तो ये तो राजस्थान सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की और विदेशी इन्वेस्टमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं तो उस तरह का पहले प्रदेश में माहौल क्रिएट हो। हमने रविंद्र भाटी की खबरों को लगातार देखा कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में शिव विधायक द्वारा किस तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर थे उनको परेशान करने की खबरें आई। तो ये इस तरह का माहौल नहीं क्रिएट होना चाहिए और ये तभी होगा जब कानून व्यवस्था कंट्रोल में होगी। कानून व्यवस्था तब कंट्रोल में होगी जब आप उनको संसाधन से लैस करेंगे, जब आप उनको पर्याप्त जो पुलिसकर्मी हैं वो वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया हो उनकी। तो कहाँ कमी रह जाती है राजेश जी? मैं लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करना चाहूँगी। वाकई प्रदेश को ज़रूरत है कि पुलिस व्यवस्था को, पुलिस सिस्टम को, पुलिसिंग को बेटर होना चाहिए राजस्थान में और इसके लिए अच्छा बजट लाना चाहिए सरकार को। देखिए, पुलिस सिस्टम तो अच्छा है, परंतु सरकार उसको किस तरीके से चलाती है, सरकार की चलाने की जिम्मेदारी है। अगर कम है तो नई भर्ती कीजिए। आप नई भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप देखिए, भरतपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वो अपराध के क्षेत्र में नंबर 1 बना हुआ है। वहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा, दिन प्रतिदिन नए तरह के अपराध हो रहे हैं। अब आप देखिए, इन्होंने जिलों को खत्म किया। ये पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि विकास के काम को कम करके विकास की काउंटिंग कर रहे हैं उस चीज को। अब नगर निगम में देखिए, आप 250 वार्ड थे, उनको अब और कम कर रहे हैं, 150 वार्ड कर रहे हैं और अलग तरह का उदाहरण दे रहे हैं। भाई तर्क ये दिया जा रहा है कि लिमिटेड संसाधन है। अब पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के लिए कोई दल की सरकार अगर डिसीजन ले रही है और हमारे पास संसाधन नहीं है, बिना सोच के डिसीजन लिए जा रहे हैं। बीजेपी, कल हमने इसी पर डिस्कशन किया था, कह रहे संसाधन लिमिटेड है, आप जबरदस्ती घोषणाएं करेंगे तो फिर उसको बेटर करना पड़ेगा। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता जब जुड़े तो मैंने यही पूछा कि एक सरकार, एक कांग्रेस की सरकार होती है जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर जाती है, कई जिले बना जाती है, फिर आप कहते हैं कि संसाधन कम है, आप जिले कम कर देते हैं, फिर आप नगर निगमों को एक करने की बात कर देते हैं। तो वाकई आप भी मानते हैं कि हाँ लिमिटेड संसाधन हैं और घोषणाएं सोच समझकर होनी चाहिए? देखिए, लिमिटेड संसाधन क्यों है? जनता कितनी बढ़ रही है जयपुर की, आप बताइए। जयपुर का किस तरीके से विस्तार हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी संसाधन कम है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लिया है राजस्थान में, राइजिंग राजस्थान, फिर भी इनके पास संसाधन कम है। संसाधन बढ़ाइए, किस लिए बढ़ाइए? कितना करोड़ रुपए कर्ज इन्होंने बढ़ा दिया पिछले साल से अब तक, करीब 60 लाख करोड़ का कर्ज इन पर बढ़ चुका, फिर भी संसाधनों की कमी की बात हो रही है। आज ज्यादा पार्षद होंगे, ज्यादा विकास होगा, आज जिले ज्यादा बनेंगे, ज्यादा वो होंगी, सुविधाएं होंगी जनता के लिए, प्रशासन बैठेगा वहां पे, उनकी जरूरत है उनको। आप कम कर रहे हो, कम करके करना चाहते हो, क्यों नहीं कर सकते आप? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कम इन्होंने भी कई बार जिले बनाए, कांग्रेस ने कभी कम नहीं करे वो जिले, परंतु ये कांग्रेस बनाती है, उनके या तो नाम बदल देते हैं या उनको कम कर देते हैं। आप देखिए जनता की तरफ, जनता की जरूरत है। आप गुजरात में देख लीजिए, इससे कम क्षेत्रफल के जिले हैं। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, उसमें भी इससे कम क्षेत्रफल के जिले हैं। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, सब जगह है इस तरह की बातें। आप बात कर रहे हो, सारी चीजों को संभालिए। घोषणा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहली बार में राइजिंग राजस्थान करके भाई लूटना चाहते हो भाई, पहले आप विदेशी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आपके पास में क्या प्लानिंग है? आप क्या करना चाहते हो? आपका बजट, भारत का बजट, राजस्थान का बजट में सबमिट करके तो इन्होंने चुनौती ली है
चुनौती। ये तो चैलेंज है, ये वाहवाही नहीं लूटी जा रही है, तो चैलेंज है। आपने देखिए पूरे 5 साल राज किया, लास्ट फाइनल ईयर में इलेक्शन से पहले आपने एक समिट कर दिया, तो आपसे हम जवाब लेने की स्थिति में नहीं रहे ना साहब की जो इन्वेस्टमेंट आया, इतना करोड़ों का समिट आपने किया, क्या हुआ उस इन्वेस्टमेंट का? अब आप लोग तो गए, उसके बाद ये आ गए। इन्होंने बड़ा हिम्मत का काम किया और हम तो तारीफ करते हैं कि पहले साल में ही सबमिट कर दिया। अब 3 साल बाद यहीं बैठकर हम इनसे पूछेंगे ना साहब आपने एमओयू साइन किए थे, क्या हो गया? तो ये तो हर सरकार को करना चाहिए, वाहवाही लूटने के लिए नहीं, ये तो चुनौती है। ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ हम नहीं, देखिए तारीफ करिए, सबमिट कर दी, परंतु उस समय उसका भी जवाब दीजिए आप कि इन्होंने क्या किया उसके बाद में, धरातल पे कितनी योजना उतारी। कांग्रेस की मैं आपको बता दूं, कांग्रेस लास्ट ईयर में, क्योंकि आपको पता है कोविड 3 साल तक कोविड में रहा, राजस्थान जूझता रहा। राजस्थान अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से प्रबंधन किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी तारीफ करी कि उस तरह से प्रबंधन किया। आज राजस्थान किस तरह से जूझा, पूरा देश किस तरह से जूझ रहा था कोविड से, इसलिए उससे ही अपन दूर नहीं हो पाए। उसके बाद में लास्ट ईयर में ये करना पड़ा। इनके पास पूरा वक्त है, परंतु इनकी क्या प्लानिंग थी, पहले राजस्थान की तरफ देखना चाहिए था, लोगों से जुड़ना चाहिए था। पहली बार में इस तरह से जवाब ले लेते हैं नमित जी। वापस से मैं बजट पर ही आ जाती हूँ, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार एक बात कह रहे हैं, देखिए घोषणाएं करना तो बड़ा आसान है, आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दोगे, लेकिन उसके बाद धरातल पर वो चीज़ हो ना हो वो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो सर मुझे ये बताइए कि जब बड़ी बड़ी घोषणाओं की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आप ही बता दीजिए कि क्या क्या बड़ी घोषणाएं आज हो सकती हैं, जी क्योंकि बड़े उत्सुक हैं युवा भी जानने के लिए। जी बिल्कुल नंदिनी जी, देखिए मेरे मित्र सवाल कर रहे हैं, ये बात कर रहे थे कि घोषणावीर तो ये है, जिले इन्होंने बनाए, बड़े बड़े जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए, वार्ड बना दिए अलग अलग। देखिए एक पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, जितनी गूदड़ी होती है उतने पैर पसारने चाहिए। आपके पास गूदड़ी तो है नहीं, आप पैर पसारे जा रहे हो। पहले आप संसाधन जुटाते, उसके बाद आप जिले बनाते, उसके बाद आप जयपुर में वार्ड अलग अलग बनाते। आपके पास एक वार्ड में 25 ऊपर होने चाहिए, आपके पास ऊपर की संख्या थी 5, कचरा उठता 5 दिन में, सफाई होती 15 दिन में। जयपुर में महामारी फैल रही थी, जयपुर के हालात क्या हो गए, किस तरह से जयपुर का जो जयपुर की विरासत थी जो हम छोड़ के गए थे 5 साल पहले, उसको आपने बिगाड़ कर रख दिया। ऐसा नहीं होता है। खुद की सरकार बनाने के लिए, शहरी सरकार बनाने के लिए आपने जयपुर के टुकड़े किए थे। ये भली बात ही पता सबको, आपकी सरकार आ ही नहीं सकती जयपुर में, आपको पता था, इसलिए आपने जयपुर के 2 टुकड़े किए और जयपुर को 5 साल गर्त में धकेला। हम इसको बाहर लाएंगे, जो जयपुर का जो नाम है, जो जयपुर की पहचान है, उसको वापस लेकर आएंगे, और इसके लिए हम जयपुर को एक कर रहे हैं। देखिए संसाधन ऐसे नहीं जुटाए जाते, भर्तियां निकाली जानी पड़ती है। अगर 25 ऊपर होंगे तो 25 उस पर वो ऊपर चलाने वाले भी होंगे और उसके सहायक भी होंगे, तो ये सब भर्तियां निकाली जाती है। पता रखना पड़ता है, एक मुख्यमंत्री जो मुखिया होता है प्रदेश का, उसको देखना पड़ता है मेरे खजाने में कितना धन है, किस हिसाब से मेरे को हर क्षेत्र में देना पड़ता है, शिक्षा, चिकित्सा, ये तो वही ना किसान। ये कैसे पॉसिबल है कि अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो तो वो बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, वो संसाधनों की चिंता नहीं करते, अगर बीजेपी की सरकार हो तो उन्हें संसाधनों की चिंता सताने लगती है। ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन संसाधनों को लेकर क्यों है? बीजेपी को हमेशा संसाधन कम क्यों नजर आते हैं? जी नंदिनी जी, देखिए काम करते हैं, एक मकान बनाते हैं हम, एक कारीगर होता है और उसके साथ 2 बेलदार होते हैं और एक मसाले पे होता है, 3-4 लोगों की टीम होती है, जब भी वो मकान बन पाता है। अकेला कारीगर मकान नहीं बना सकता है, ये सबको पता है। ये कांग्रेस ध्यान नहीं रखती, वो ये देखती है कोई मशीन आएगी और मशीन डालेगी और कारीगर प्लास्टर करता जाएगा, ईंटें लगाते जाएगा। ऐसा नहीं होता, पूरा सिस्टम होता है, बजट भी तय होता है। संसाधन के अलावा बजट भी एक बड़ी बात होती है कि किस तरह से आप इस कार्य को आप करोगे। जिले आपने बना दिए, वहां पर आपके पहले जो जिसको आपने जिला बनाया वहां तहसील स्तर की सुविधा नहीं थी, पहले उसको उस तरह से तो लेकर जाइए। आज हमारे जिलों का टॉपिक है नहीं, इस पर हम जरूर चले गए, लेकिन हम गलत दिशा में चले गए। आज का हमारा टॉपिक बजट है। बजट को लेकर मैं कह रही हूँ कि क्या बड़ी घोषणाएं हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या खास हो सकता है, कुछ खास बिंदु जो बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते आप कुछ हमें जानकारी दे पाए तो जरूर दीजिए। जी नंदिनी जी, देखिए अभी हम जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर जल हर घर नल, उसको लेकर जो उन्होंने स्कीम चलाई, उसको लेकर हमने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा कार्य किया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10.22 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया, और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से पूरे राजस्थान के नागरिकों को, जो ग्रामीण क्षेत्र, जो ढाणी ढाणी गांव वहां तक हम पहुंचे और हर घर जल हर घर नल दे। इसी तहत हम जो ऊर्जा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मेरे मित्र कह रहे थे कि सोलार के लिए जो हमारी एक नई पहचान बनने वाली राजस्थान की, उसको लेकर हम बजट में बहुत कुछ आने वाला है।
हमारे केंद्रीय बजट में भी उसको लेकर अच्छा बजट आया था, और जो राजस्थान का बजट है वो भी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम नए कॉलेज खोल रहे हैं, नए स्कूलों को खोलेंगे, और जो पुराने स्कूल जो जर्जर हो चुके हैं। और ये महात्मा गांधी स्कूलों का क्या रहेगा? जी क्या बिल्कुल, उनका महात्मा गांधी स्कूल एक राजस्थान के लिए अभिशाप साबित हुआ। मैं खुद गया हूँ गाँव में, मैं मेरे गाँव की हालत बता दूं। लीजिए कटारा जी, अभिशाप बोल रहे हैं आपके। मैं इसका उदाहरण देता हूँ भाई, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे, मतलब महात्मा गांधी स्कूलों को अभिशाप घोषित कर रहे हैं। नमित जी, मैं आपको सरकार की कितनी अच्छी सोच है, सरकार की सोच देखिए कितनी अच्छी है। एक बार उदाहरण सुन लेते हैं, सरकार की कितनी अच्छी सोच है। गरीब का बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, अमीर का बच्चा पढ़ सकता है। इनके बच्चे तो विदेश पढ़ते हैं। बोलो इंग्लिश मीडियम स्कूल आज इंग्लिश पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जरूरत है। एक तरफ इंग्लिश मीडियम, नमित जी आप बताइए, इंग्लिश मीडियम को आप प्राइवेटों को बढ़ावा देना चाहते हो, आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हो। आप कितने, आपने कांग्रेस शासन में कितने एडमिशन होते थे, आपके एडमिशन ही कम हो गए। स्कूल अभिशाप कैसे आपने ये शब्द, आप बताइए, बहुत बड़ा शब्द, पार्टी की कितनी घटिया सोच है। इंग्लिश मीडियम को गरीब का बच्चा जिसमें पढ़ के आप देखिए किस तरह की सोच, ये क्या विकास करेंगे राजस्थान का और भारत का, आप बताइए। मुझे पता है। एक मिनट, कैसे अभिशाप है इंग्लिश मीडियम स्कूल कांग्रेस द्वारा बनाए गए? बता रहा हूँ ना, मैं वास्तविकता में बता रहा हूँ। मैंने जले पे नमक छिड़का, मैं बता रहा हूँ। मेरा जो गांव है वो मालपुरा तहसील में है। वहां हमारे कन्या महाविद्यालय चलता था, कन्या विद्यालय चलता था। उसमें 550 बच्चियां पढ़ाई करती थी जी। इन्होंने उसको इंग्लिश स्पीकिंग कर दिया, कोई एजुकेशन हो गया, उसमें बच्चे पढ़ने लग गए। आज की मैं कंडीशन बताता हूँ, 65 बच्चियां केवल उसमें पढ़ती है। सारी बच्चियों ने उनके परिवारजनों ने उसको विड्रॉल करा लिया कि बच्चियां हमारी केवल कन्या स्कूल में पढ़ सकती है, ये बच्चियां कोई एजुकेशन में नहीं जाएगी। और यही हमारे गाँव के आसपास जितने भी तहसील, जितने भी जिले हैं, वहां पे हालात हुए। ये बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा की, अंग्रेजी शिक्षा की बात करते हैं। आप एक पीरियड आता है, 8 पीरियड होते हैं, एक पीरियड अंग्रेजी का आता है, 2 चलाते, 3 चलाते, बात करते हैं वहां पर। अंग्रेजी पढ़ाने वाले आपके पास शिक्षक नहीं थे। अब सुनिए नमित जी, ठीक है, जो हुआ इन्होंने किया, इनकी सोच इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने की गलत तो नहीं थी, अच्छी सोच है। हर गरीब का बच्चा अगर अंग्रेजी भी सीखे, हिंदी में भी अच्छा बने तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब आपका विजन शिक्षा को लेकर क्या है? अब क्या इनके द्वारा जो स्कूल्स बनाए गए आप उन्हें हटाकर क्या वहां पे कुछ नया करेंगे, क्या करेंगे? जी नंदनी जी, इन्होंने स्कूल बनाए नहीं, इन्होंने केवल स्कूलों को मर्ज किया था। इन्होंने जो स्कूल चल रहे थे उन्हीं को जो उसमें इंग्लिश स्पीकिंग किया। इन्होंने कोई नए स्कूल नहीं खोले, नई भर्तियां नहीं निकाली, नए संसाधन नहीं दिए, उन्हीं पे नाम लगा दिया। हम क्या करेंगे, हम जो स्कूल इन्होंने जो मर्ज किए थे, हम बालिका विद्यालय को वापस बालिका विद्यालय में लाएंगे, और जहां पे जो स्कूल अच्छे चल रहे थे इंग्लिश वाले, उनको वापस उसी जगह रखेंगे। और जो नई स्कूलें खोलने की बात है वो खोलेंगे। जो स्कूलों का स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है जर्जर हो चुकी है, उनको वापस उसमें बजट दिया जाएगा। और वहां पे जो संसाधन नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर कोई भी सामग्री चाहिए। आज हम बात करते हैं नई शिक्षा की, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये किस तरह से वहाँ स्कूल में कम है, क्या हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की मैं बात आ जाती हूँ। कंप्यूटर, लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं, स्कूटी का भी जिक्र कर लेते हैं, साइकिल्स का भी जिक्र कर लेते हैं। ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट की कई विपिन जी इस तरह की योजनाएं हैं जिसमें बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए किया जाता रहा है। लेकिन अब भी सिर्फ हम साइकिल और स्कूटी से थोड़ा सा आगे बढ़ें, साइकिल स्कूटियों का वितरण करें, लैपटॉप्स का वितरण करें, लेकिन और बच्चियों के सशक्तिकरण में और क्या बेहतर हो सकता है, महिलाओं को और क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस विमेन निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा IT सेक्टर में लड़कियां निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में लड़कियां निकलें, प्रोफेसर्स लड़कियां निकलें। ऑलरेडी बहुत नाम रोशन कर रही हैं महिलाएं, लेकिन और भी बहुत कुछ उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही नंदिनी जी, यहाँ साइकिल स्कूटी से आगे बढ़कर जो आप बता रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से बिजनेस सेक्टर में आगे बढ़ सकती है, तो ठीक है, एक ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है इंदिरा गांधी के नाम से, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट स्कीम। उसमें क्या रहता है कि 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है महिलाओं को बिजनेस करने के लिए। उसमें 17% से लेकर सब्सिडी 35% तक जाती है। अगर आप किसी ग्रामीण परिवेश में अगर कोई फीमेल के नाम से फर्म ओपन करके अगर बिजनेस स्टार्ट करके कोई महिला बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, और ग्रामीण परिवेश में तो 35% तक सब्सिडी मिल जाती है। यानी अगर 1 करोड़ का लोन लेती है कोई महिला बिजनेस करने के लिए तो 35 लाख तो उसको सब्सिडी मिल गई। तो ये इतनी अच्छी चीज है, मैं इसका रियली आई डू रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट दे आर डूइंग फॉर द फीमेल। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज जो है, इसको चूंकि
राजस्थान की वित्त मंत्री भी एक महिला है, दिया कुमारी जी, और भारत की वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण जी है। तो ये दोनों मिलके आई मीन दे आर डूइंग वंडर्स। और अगर ये चीज में अगर आगे जाते हैं तो फीमेल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए तो आप उन्हें संसाधन उपलब्ध करवाइए। Exactly. और ये संसाधन हो सकता है पैसों के माध्यम से, यानी आप उन्हें लोन्स सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट पे मिलें और या इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलें। ऑलरेडी कई तरह की स्कीम्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नमित जी, कटारा साहब, बहुत कुछ अभी भी महिलाओं के लिए किया जाना बाकी है, महिला सुरक्षा के लिए किया जाना बाकी है। राजस्थान में तो महिला सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा है कि गहलोत सरकार को जाना पड़ गया महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर। तो इसीलिए क्या खास, कटारा जी पहले आप बोलिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए होना चाहिए इस बजट में, और उसके बाद नमित जी का रिएक्शन लेंगे। देखिए, मेरे भाई नमित जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा। कहा मेरे स्कूल में एक स्कूल, मेरे गांव में एक स्कूल है, उसमें इतनी बच्चियां पढ़ती हैं। हाँ। कोई एजुकेशन वो पढ़ना ही नहीं चाहती। हाँ। आप बताइए देश कहाँ जा रहा है? एक तरफ ये बात करते हैं देश बहुत चांद पे जा रहा है। हाँ। दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं, ये कौन से जिले में रहते हैं आप बताइए राजस्थान के में? हाँ। क्या आपने सुना इस तरह का? आज भी इस तरह की बातें होती है कि कोई एजुकेशन में अपनी बच्चियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता। हमारे शासनकाल में पूरे बच्चे वहां पे एडमिशन थे। इनके शासन आते ही इन्होंने एक अफवाह फैला दी, इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करना चाहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो गए, हमारे बीच में क्या होगा। उसके बाद में आंदोलन किया कांग्रेस ने, जनता ने आंदोलन किया, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, वार्ड स्तर पे, तो इनको वापस वही रखने पड़े। आज इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? आज इंग्लिश की हर जगह जरूरत है। ये 33% आरक्षण की एक तरफ बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि साहब कोई एजुकेशन बच्चियां नहीं आना चाहती। ये तो एक हास्यास्पद बात है। आप सोचिए किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से आरोप लगा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए। महिला सुरक्षा की बात करिए, महिला सुरक्षा में कहाँ ये खरे उतर पा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं सारे जिलों में। रोज क्या क्या बात, कल भी आपने देखा पेपरों के माध्यम से कितना बड़ा वो हुआ, आज गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें लेकर के। कुछ नहीं हो पा रहा, बात चल रही है। किसी चीज में कमी निकालना। आप देखिए उसकी दृष्टि, आप देखिए चिकित्सा की दृष्टि से 25 लाख की जिन्होंने हमने योजना चलाई थी, ये उसको 5 लाख पे लेकर के आ गए, उसमें कोई सुधार नहीं किया। हमारे शासनकाल में तो पूरा बजट था, इनके शासनकाल में क्या हो गया? हम 25 लाख पे 850 रुपये प्रीमियम ले रहे थे, ये 5 लाख पे 850 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं। अब इनके पास संसाधन कहाँ से कम हो गए? ठीक है, अब आप चिकित्सा सेक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे नमित जी से उस पर ही जवाब ले लेती हूँ। नमित जी देखिए, अगर राजस्थान के मरीज को सुविधा चाहिए तो वो जाहिर तौर पर जो सरकारी इंश्योरेंस उनको मिलता है उस रूप में उन्हें चाहिए। अब बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत कन्फ्यूजिंग स्टेट है आज राजस्थान में। कांग्रेस की सरकार होगी तो अलग तरीके की योजना चलेगी, फिर बीजेपी आएगी उसका नाम बदलकर आयुष्मान कर देगी। अब कौन सी योजना यहाँ पर चल रही है लोगों को तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, कौन सा कार्ड लेके जाएं। अभी भी लोग उसे भामाशाह बोलते हैं, लेकिन फिर जन आधार कार्ड, फिर उसके बाद अब आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। तो ये चिकित्सा सेक्टर में एक परमानेंट वो होना चाहिए कि परमानेंट लोगों को कंफ्यूजिंग स्टेज में नहीं लाना चाहिए। और जो इंश्योरेंस सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या केंद्र सरकार जैसा ही आप यहाँ पर उन्हीं के साथ मिलकर यहाँ पर जनता को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर कुछ अलग योजना लाएंगे? क्या खास रहने वाला है? अस्पतालों को लेकर क्या खास रहने वाला है? डॉक्टर्स की भर्ती को लेकर क्या घोषणा हो सकती है? प्लीज बताइए। जी नंदिनी जी, देखिए आप जिस योजना की बात कर रहे हैं वो योजना हम इसको आज घोषणा होगी और जो केंद्र की जो योजना चल रही है उसके तहत होगी। देखिए सबसे बड़ी बात है, अस्पतालों में जो हालात है वो वहाँ चिकित्सक नहीं है या सोनोग्राफी मशीन नहीं है या भवन नहीं है। हम सबसे पहले उस पर जाएंगे कि वहाँ वो बजट दिया जाए और उनका स्ट्रक्चर सुधारा जाए। जो आने वाली मान लो कोई भी तरह की बीमारी होती है, जैसे कोरोना जैसा महाप्रकोप आया, उसके लिए हम किस तरह से लड़ सकते हैं, या किस तरह से जो गाँव में जो किसान खेती करते हैं सर्पदंश को लेकर पिछली बार भी बजट दिया गया था कि उसको लेकर एक अलग से यूनिट बनाई गई थी। उसी को लेकर राजस्थान में जो आज चिकित्सा को क्षेत्र को लेकर है हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। स्वास्थ्य केंद्रों की जो स्थिति है नमित जी, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए कितने कितने पेशेंट्स एक एक डॉक्टर के ऊपर होते हैं, डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हुए हैं और इस विषय पर बातचीत तक नहीं हो रही है, और ये बहुत चिंताजनक बात है। चलिए जो शहरी लोग हैं वो तो फिर भी प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में जो लोग हैं वो CHC के माध्यम से अपना इलाज कराना चाहते हैं, और वहाँ पर देखिए डॉक्टर्स नहीं होते, कई बार डॉक्टर्स लिमिटेड हैं, एक एक डॉक्टर पर इतने पेशेंट्स का भार है। तो इस विषय में सरकार क्यों नहीं सोचती है? जी नंदिनी जी, बिल्कुल सोच रहे हैं। जो पिछले 5 साल में कमी रह गई हम उसको पूरा करेंगे, हम ये मना नहीं कर रहे, लेकिन हम बिल्कुल अच्छा 1 साल में हमने अच्छा किया है। और अब आज जो बजट आ रहा है और जो आने वाला समय
बिना बजट के भी हम इसमें, ऐसा नहीं कि बजट को लेकर हम इसमें जाएंगे, स्वास्थ्य शिक्षा कोई भी क्षेत्र हो हम उसमें अनवरत कार्य कर रहे हैं। और जो कमियां जो पोल छोड़ी गई थी पहले उसको हम सही कर रहे हैं। और जो बात कर रहे हैं हम, जो जिस योजना की मेरे मित्र बात कर रहे थे, देखिए कि हालात थे, हम जो छोटे अस्पताल थे वहाँ तो हम जा सकते थे इस योजना का कार्ड लेके, बड़े अस्पताल उसमें एडमिट ही नहीं करते थे, मना कर देते थे कि हम इस योजना को नहीं लेंगे, हमारे को कम पैसा मिलता है। तो उन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। योजना चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, भविष्य होगा आरजीएचएस का, क्या भविष्य जन आधार कार्ड का, क्या भविष्य इन तमाम योजनाओं का जो कांग्रेस ने ऑलरेडी चलाई हुई थी। हेल्थ सेक्टर तो सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है और अस्पतालों के चक्कर लोगों को काटने पड़ते हैं तो ये बड़ा टिपिकल सिचुएशन होती है। ये तो मेरे खुद आंखों देखा है, कई अस्पतालों में नहीं चलते कार्ड, जबकि दावा किया जाता है कि नहीं आपको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। अब कौन सा कार्ड चल रहा है, क्या चल रहा है राजस्थान में? क्या आयुष्मान योजना चल रही है या फिर अभी लागू होना बाकी है? क्या हो क्या रहा है हेल्थ सेक्टर में? जी नंदिनी जी, जो सबसे बेहतर हो गया राजस्थान की जनता के लिए, जिसको दर दर नहीं भटकना पड़े। देखिए मरीज आता है, बीमारी कह के नहीं आती है, बीमारी आती है और वो उसको लेकर निकलता है तुरंत। मरीज को सबसे पहले एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाया जाता है, उस समय उसको कौन सा कार्ड चाहिए, कौन से हॉस्पिटल में चलेगा नहीं चलेगा, इन सब विसंगतियों को हम दूर करेंगे और एक सिंगल जो कार्ड है वो जारी किया जाएगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो नए आयाम बना सकते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित है और हम इसको लेकर कार्य कर रहे हैं और बजट में वो आने वाला है। देखिए अभी 2 घंटे 3 घंटे बाद जब बजट आएगा तो चिकित्सा के क्षेत्र में वाकई बहुत कुछ मिलेगा। जी ठीक है विपिन जी, हेल्थ सेक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर है, लेकिन बहुत ही ज्यादा परेशानी यहाँ पर गरीब वर्ग के लिए, गरीब तबके के लिए, लोगों के लिए हो गई है जो चाहते हैं इलाज कराना प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार की मदद से। क्या हो रहा है अभी फिलहाल हेल्थ सेक्टर में? बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेज नज़र आ रही है, लेकिन आज कुछ बड़े ऐलान होंगे, ऐसा संभव है? देखिए हेल्थ सेक्टर की बात करिए तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग भामाशाह के नाम से हुई थी, तब 3 लाख रुपए इसका सालाना जो उसका जो वो रहता था। उसके बाद में अशोक गहलोत ने कि इसको फिर बाद में 5 से हुआ 10 लाख हुआ, फिर अशोक गहलोत ने 25 लाख तक पहुंचा दिया। अभी आपकी बातों से मेरे को ये समझ में है कि आप खुद कंफ्यूज है कि क्या पता चिरंजीवी चल रहा है कि आयुष्मान चल रहा है कि जनाधार चल रहा है। अभी चिरंजीवी के नाम से जो थी उसको आयुष्मान में कन्वर्ट कर दिया गया और वो काम कर लेकिन रहा है। अब भी अस्पताल आयुष्मान को एक्सेप्ट अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, कई सारे अस्पताल हैं आयुष्मान कार्ड। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरी मम्मी खुद के 4th स्टेज कैंसर है और शैल्बी हॉस्पिटल जो कि प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है जयपुर का, उसमें उसी कार्ड से मेरी मम्मी का इलाज चला है और वो ठीक है आज। तो कार्ड चल रहा है, इसमें कहीं को रिकॉर्ड नहीं है। बीच में थी ठीक है 4-5 महीने तक लोगों को परेशानी हुई थी, वो कार्ड नहीं चल रहा था, लेकिन जिन्होंने उसमें एक सालाना रिचार्ज होता है जो ठीक है, जो गरीबी तबके से नीचे उनको रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता और जो वेल अर्निंग है उसको 850 रुपये रिचार्ज करवाना पड़ता है। ई मित्र वाला 50 रुपये लेता था, 900 रुपये की रिचार्ज में आपको 10 लाख रुपए तक की उसमें वो ये आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली यस। ठीक है। चिरंजीवी में इसको 25 लाख कर दिया गया था, लेकिन उसको वापस बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद उसको 10 लाख की लिमिट कर दी गई। और मैं एक बहुत अच्छी चीज बताना यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ठीक है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ेगी। कोई भी कंट्री जब डेवलप होती है, इकोनॉमिक्स का रूल होता है, महंगाई उसके साथ साथ जीडीपी बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ेगी। आप बड़ा शॉकिंग फैक्ट बताता हूं मैं, गरीबी, क्योंकि ये कितना जरूरी है आयुष्मान का ये जो 10 लाख रुपए की जो लिमिट है, आप जान के शौक रह जाओगे कि भारत में 25,000 रुपए सैलरी की अगर बात करी जाए, 25,000 रुपए भी कोई कमा रहा तो इंडिया के टॉप 10 अर्नर लोगों में, अर्निंग लोगों में से। मतलब भारत की 90% जनसंख्या 25,000 से भी कम की सैलरी है। भारत में जो 65,000 रुपए कमा रहा है वो इंडिया के टॉप 5% लोगों में आता है। अगर कोई सरकार 25 लाख कर दे इंश्योरेंस को चिरंजीवी योजना के माध्यम से, भ्रष्टाचार होगा सरकार उसे आयुष्मान के माध्यम से 10 कर देती है, तो ये इसे हम सही कैसे ठहरा सकते हैं? देखिए सही नहीं ठहरा रहा हूं मैं, लेकिन मैं खुद जब अशोक गहलोत जी ने इसको 25 लाख किया था, मैं खुद उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ अशोक गहलोत जी का। एक पेशेंट अगर आप मानेंगे आईसीयू में एडमिट हो जाए, पर डे का खर्चा नॉर्मल अच्छे अस्पताल में 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा भी अगर आ रहा है, तो अगर पेशेंट महीने भर भी रहे तो 10 लाख की पॉलिसी उस हिसाब से कम है। खैर ये एक बहुत बड़ा डिटेल डिस्कशन का विषय हो गया, लेकिन अभी तो फिलहाल हम ये चाहेंगे कि हेल्थ सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं भजनलाल सरकार को करनी चाहिए। और शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, इनके संगम के साथ अगर कुछ अच्छा सा बजट आज पेश किया जाता है तो बिल्कुल जाहिर तौर पर हर एक व्यक्ति स्वागत करेगा और मुझे लगता है कांग्रेस भी स्वागत करेगी। और क्या सलाह आप देना चाहेंगे कटारा जी? लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ नई बातें जो बजट को लेकर आप कहना चाहेंगे? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में
आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। वापस जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले थे उन पर विशेष जोर देने की जरूरत है, उनको बरकरार रखें और जनता में एक मैसेज दें कि बरकरार रखे जाएंगे, इन पर बजट बढ़ा जाएगा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस ने घोषणाएं की, उनको आगे चलाया इनको, और उनको आगे बढ़ाना चाहिए था, ना कि उनको कम करना चाहिए थे। किसानों को भी ये विश्वास दिलाएं, जो 2000 यूनिट बिजली किसानों को दी जा रही थी उसको क्या बंद करना चाहते हैं या चालू रखना चाहेंगे या उसको और थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे। रोज बेरोजगारों के लिए भी कोई घोषणा इस तरह की करें। आप अग्निवीर के लिए इन्होंने कहा था कि वन रक्षक लगाए जाएंगे, वो आज तक कोई नहीं लगे, कोई बैंकों में भी लगाए जाएंगे, वो भी इन्होंने नहीं लगा पाए। रोडों की स्थिति इस तरह की आप देखिए, आप जयपुर ग्रामीण में और कहीं चले जाइए, रोडों की स्थिति इतनी बदहाल है। NHI बना दिए होंगे इन्होंने, अच्छा है रोडों का, NHI में आप टोल लेते हो, उसमें कौन सी आप उदारवादी बात कर रहे हो। परंतु जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप जयपुर शहर के चारों तरफ चले, खड्डों में शहर तब्दील हो रहा है, हर जगह रोज हादसे हो रहे हैं। रोड्स का एक्सपेंशन की आप बात कर रहे हैं, रोड को आप बेहतर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीते 1 साल में नमित जी तो कह रहे हैं कि हमने जो ऑलरेडी 5 सालों में खड्डों में रोड चली गई थी, गड्ढों में रोड तब्दील हो गई थी, उनको हमने बेहतर करने के लिए पूरा काम किया और अब तो हम एक्सपेंशन की वो बात कर रहे हैं। यानी गड्ढे तो हमने भर दिए हैं, अब तो हम एक्सपेंड करेंगे, अब तो हम हाईवेज बनाएंगे और इसके अलावा क्या खास करेंगे ये तो नमित जी बता सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। क्यों हम लोग पिछड़ जाते हैं कई अन्य राज्यों को जब यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात होती है? क्यों जयपुर पिछड़ जाता है कई मेट्रो सिटीज से, या मेट्रो का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है इतने वर्षों से, क्यों ऐसा हुआ? जी नंदिनी जी, देखिए आपने शुरू किया सड़क से लेकर सवाल किया। सड़कों में हमने एक विजन रखा है, 6 नए खुद के राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के 6 ग्रीन एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई है। इसको लेकर आज बजट भी जारी हो जाएगा। दिया कुमारी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है और इस विभाग से आती है, उन्होंने इसको लेकर जो DPR का बजट था वो भी जारी कर दिया है और राजस्थान को खुद के 6 ग्रीन एक्सप्रेसवे मिलेंगे। आप देखिए जयपुर से आज हम भीलवाड़ा जाते हैं वाया मालपुरा केकड़ी होते हुए, ये सिंगल रोड है। ये सिंगल रोड को हम कैसे 6 लेन का में तब्दील करना चाह रहे हैं और इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटी सड़कें थी, जो सिंगल लेन की थी, जहाँ एक 8 फीट की गाड़ी नहीं निकल पाती थी, हमने पिछले 1 वर्ष में उनको चौड़ा किया और 16 फीट 17 फीट 18 फीट जहाँ तक वो बढ़ सकती थी 2 लेन की हमने सड़कें बनाई। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि जो बड़े हाईवेज बने, नेशनल हाईवेज, वो केंद्र सरकार से बने और जो डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, मेरे मित्र कह रहे हैं कि आप टोल ले रहे हो। जी मुझे जरा ये भी बताइए कि जो ऑलरेडी कई वर्षों से फ्लाईओवर्स बने ही जा रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल जयपुर के अजमेर रोड का आपको दे देती हूँ। एक वो भाखरोटा का, ऑल्दो ये नेशनल हाईवे का मामला है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ स्टेट अथॉरिटीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इतनी दिक्कत ट्रैफिक की है, सिर्फ अजमेर रोड पे नहीं, पूरे जयपुर को आप ले लीजिए। मैं तो कई छोटे छोटे शहरों का भी एग्जाम्पल दूंगी। अतिक्रमण की स्थिति देख लीजिए आप, शहर में सड़कों के आप जाल की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी स्थिति तो सुधारिए। जी बिल्कुल वो कर रहे हैं। अभी हमने 1 महीने का अभियान चलाया जयपुर में अतिक्रमण हटाने का। जितने भी आगे मकान के आगे सेटबैक के आगे 30-30 फीट के 15 फीट के चबूतरे जो बनाए गए थे, हमने उनको तोड़ा है। ये मानसरोवर ले लीजिए आप, शिप्रापत पूरा क्लीन स्वीप किया है, मध्य मार्ग क्लीन स्वीप किया, न्यू सांगानेर रोड क्लीन। इस तरह से हम ऐसा नहीं है, हम इस पर पूरा कार्य कर रहे हैं। चलिए नई सड़कों की बात ठीक कर रहे है, हैं, अच्छी बात है, बढ़ा रहे हैं, उनको बनाएंगे। बिल्कुल नई सड़कें भी बननी चाहिए। जो ऑलरेडी जिन सड़कों पर स्थिति अभी ठीक नहीं है उनको सुधार करने की पहले बात होनी चाहिए। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।